शोर से चल रही है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और उसी विश्वास को और तरोताजा करने के लिए और उसमें आग लगाने के लिए हमारी टीम जॉस स्टडी क्लासेस फिर से नए अंदाज में आ चुकी है। बहुत ही जल्द आप लोगों को इस क्लास के लास्ट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, ठीक है। क्रैश कोर्स को लेकर के आप लोग धैर्य बना करके इस क्लास को करेंगे और लास्ट में उस धैर्य का आनंद हम जिसका कि हम लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो घड़ी अब आ चुकी है फाइनली, है ना। छठ का इंतजार था। हम लोगों ने छठ महापर्व को भी बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया, सभी ने मनाया है। और अब जो समय है, अब है अपने आप को अपनी तैयारी में पूरी तरह से झोंक देने का। तो विद्यार्थी जी, आप लोग झोंकने के लिए तैयार हो, हमारी टीम भी झोंकने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास है कक्षा 10 की, हिंदी की जो है ये है 8वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है आपका आज। विद्यार्थी जी, आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं चैप्टर 8 कह रहा हूं, 8 में अगर कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे की जो 7 क्लासेस है वो हो चुकी है। इसके पीछे जो 7 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुकी है। जॉस स्टडी क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी उपलब्ध है और लाइव क्लास का वीडियो भी उपलब्ध है। आप लोग वहां पर जाकर के इसको देख सकते हैं। अभी आपको देखना है क्या? 8वां चैप्टर, जीत 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 मैं निरखत हूं। जीत जीत मैं निरखत हूं, यह एक साक्षात्कार है, यह एक इंटरव्यू है जो कि एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया है ना। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? जैसे मैं मीडिया वाला बन गया और आप कोई नेता है तो हम आपके आगे ऐसे माइक लगा देंगे, हाँ जी बोलिए, अब की बार किसकी सरकार, वो आप बोल रहे हैं उसके बारे में, तो मतलब इस तरह का एक इंटरव्यू है। और दूसरी बात है क्या, कि जो व्यक्ति पूछ रहे हैं और जो व्यक्ति जवाब दे रहे हैं, यह जो चैप्टर है इसी दोनों व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमी हुई है ना। तो हम आप लोगों को यह जो चैप्टर है इसकी पूरी कहानी जो है, पूरी व्याख्या जो है अपने अनुसार बताऊंगा। आप लोग सिर्फ सुन लीजिएगा 5 से 10 मिनट, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना पाओगे। क्या आप तैयार हैं? यस सर। बढ़ जाए आगे, बढ़िए आगे बढ़िए सर। एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। जल्दी से लाइव क्लास में कितने बच्चे जुड़े हैं, हमें एक बार बताइएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी कैसी है थोड़ा बताना हमें, ठीक है। बहुत अच्छा है सर। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। तो बच्चों, आपको हम ज्यादा कार्य नहीं दे रहे हैं, बस आपको करना क्या है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना है। जॉस स्टडी क्लासेस जो आपका परिवार है, यह जो प्लेटफॉर्म है, इस परिवार को ज्यादातर लोगों को दिखाना है, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, यही आपका कार्य है ना। बाकी जो आपका एग्जाम की तैयारी है उसके लिए हम सभी तैयार है ना। कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, हम लोग एग्जाम सेंटर तक आपके साथ है ना। परीक्षा हॉल तक हम लोग आपके साथ है, वहां तक आएंगे हम लोग, ठीक है। आइए सभी को गुड इवनिंग, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए सर जी आगे बढ़िए। और यह जो चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ, यह वन शॉट होगा, अर्थात इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, हर एक चीज को मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के लिए आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। यस सर, नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। आइए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करने से श्री गणेशाय नमः हम लोग कहेंगे, है ना। गणेश भगवान का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। और कहा भी गया है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले ना ईश्वर को याद कर लेनी चाहिए। तो आइए हम लोग ईश्वर को नमन करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कहते हैं कि मुश्किलें मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। परीक्षा वाले को कह दो कि अभी मैं आया नहीं हूं, बहुत जल्द आने वाला हूं, है ना। मैं अभी मंजिल पर पहुंचा नहीं हूं, मंजिलें से कह दो कि मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। बच्चों,
हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ये है आपके पंडित बिरजू महाराज। इनका प्यारा सा नाम है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, देखिएगा, इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। और आप इनका चित्र देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, और आप यह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये अभी क्या कर रहे हैं। आप बताइए हमें, ये अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे जो किए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। इनका एक्शन देख करके आप लोग हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कर क्या रहे हैं अभी, है ना। ऐसा पोजीशन जो है कहाँ होता है, बताओ। क्या कर रहे हैं सर? डांस कर रहे हैं सर, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं ये? डांस कर रहे हैं, ये नृत्य कर रहे हैं। शुद्ध भाषा, हिंदी में शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे? नृत्य करना, है ना। डांस कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं ये? डांस कर रहे हैं, ये नृत्य कर रहे हैं, है ना। ये नृत्य कर रहे हैं। और विद्यार्थी जी, अगर आप लोग नृत्य से संबंध रखते हैं, डांस में अगर आपको मजा आता है ना, अगर आप डांस के बारे में, नाच के बारे में जानते हैं, तो आप यह भी जानते होंगे कि यह जो डांस कर रहे हैं, यह डांस किस प्रकार का डांस है ना। किस प्रकार का डांस है, तो आप सभी कोई कहिएगा कि सर इस डांस का नाम है कथक। क्या नाम है? कथक। यह जो डांस कर रहे हैं, कौन सा डांस कर रहे हैं? कथक डांस कर रहे हैं। और कथक डांस जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही कठिन है, सबके बस की बात नहीं है कथक डांस। और जिस समय में ये कथक डांस क्या करते थे, है ना, जिस समय में ये कथक कथक डांस को करने में सभी कोई असमर्थ हो जाते थे, उस समय में ये पंडित बिरजू महाराज जो है इस विद्या में निपुण थे, है ना। निपुण ही नहीं, बहुत अत्यधिक जो है इसमें प्रसिद्ध हो चुके थे। और इन्होंने बचपन से ही इसकी अभ्यास कैसे किया, हम आपको हर चीज बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको यह बता दूं कि इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो है, देखिए, और जो यह जो पाठ है आपका, जीत जीत में निखरत हूं, जीत जीत में निरखत हूं। पंडित बिरजू महाराज कह रहे हैं कि जीत जीत के मैं निखर गया हूं, जीत जीत कर मैं निखर गया हूं। अर्थात थोड़ी थोड़ी उपलब्धियां हासिल करते करते मैं जो है आज प्रसिद्ध हो गया। मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, यह जो चैप्टर है, दो व्यक्तियों के बीच संवाद है ना। दो व्यक्ति जो है बातचीत कर रहे हैं, एक पूछ रहे हैं, दूसरा जवाब दे रहे हैं। जो पूछ रहे हैं उनका नाम है रश्मि वाजपेयी, और जो जवाब दे रहे हैं उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, आगे मैं और इसको अच्छे से बताऊंगा, है ना। पहले आप ये समझिए कि इस पाठ के जो लेखक है, इस पाठ के जो लेखक है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, इनका जन्म होता है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। जन्म कब होता है? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म होता है लखनऊ में। कहाँ जन्म होता है भैया? तो भैया मेरे, इनका जन्म होता है लखनऊ में। और लखनऊ में 7वीं पीढ़ी में, 7वीं पीढ़ी, यानी कि इनका जो वंश था, उस इनके वंश की जो पीढ़ी थी, उसमें 7वें पीढ़ी में इनका जन्म होता है ना। 7वें पीढ़ी में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनकी 3 बहनें थी, है ना। 3 बहनें थी, और कहा गया है कि इनकी जो बड़ी बहन थी ना, सबसे बड़ी बहन थी, वो 15 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। और जो छोटी बहन थी ना, वो कितने वर्ष बड़ी थी? दोनों बहन से बड़ी थी। बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी थी, और छोटी बहन जो है 8-9 वर्ष बड़ी थी। समझ लो कितना गैपिंग है भाई बहनों के उम्र में। बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी है, और छोटी बहन जो है 8-9 वर्ष बड़ी है इनसे उम्र में। और ये 7वीं पीढ़ी में है इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी जो थे, इनके पिताजी, वो नृत्य, वो भी नृत्य ही करते थे, और तबला भी बजाते थे। इनका ये पेशा था, ये लोग क्या करते थे। और उस समय में राजाओं महाराजाओं का यहाँ जो है मनोरंजन के लिए कलाकारों को रखा जाता था। राजाओं महाराजाओं के यहाँ
कलाकारों को मनोरंजन के लिए रखा जाता था। जैसे कोई महाराजा है तो उनके यहाँ नृत्य करने के लिए रखा जाता था। तो इनके पिताजी जो थे बहुत सारे राजाओं महाराजाओं के यहाँ रह चुके थे, नृत्य करने के लिए रह चुके थे, है ना। जब ये बहुत छोटे थे तो इनके पिताजी जो है उनका लखनऊ और रामपुर आना जाना रहता था। रामपुर के नवाब के यहाँ जो है इनके पिताजी कार्य करते थे, है ना। लखनऊ में इनका जन्म हुआ है और इनके पिताजी जो है रामपुर के किसी नवाब के यहाँ रहते थे। तो रामपुर तो आना जाना लगा ही रहता था। तो जब इनके पिताजी घर आते थे ना, वहां से रामपुर से जब घर आते थे तो इनको मतलब अच्छा से सिखाते थे। फिर जाते समय जो है इनको अच्छा से टास्क दे करके, होमवर्क दे करके जाते थे कि जब तक दूसरी बार आएंगे ना तब तक इसको तैयार करके रखना, इतना चीज तैयार करके रखना। और ये इतने तेजस्वी थे बचपन से ही कि 7 दिन का होमवर्क 3 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। होमवर्क भी किस चीज का, ये इसी कला का था ना, नृत्य का था। किस प्रकार से किस धुन पर कैसे नृत्य करना है, इन सभी की शिक्षा जो है ये इनको अपने बच्चे को सिखाते थे। इसीलिए बिरजू महाराज जो है अपना गुरु जो है अपने पिताजी को मानते हैं। ठीक है, बिरजू महाराज जो है पिताजी को अपना क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं। और माता जी को जज मानते हैं, अपनी अम्मा जी जो है उनको अपना जज मानते हैं। जज किसको बोलते हैं, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो तो अच्छा पढ़ रहे हो कि खराब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसको कोई जज करने वाला हो, मतलब आप कैसे काम कर रहे हो उसको कोई जज करता है ना, देखता है। जहां आप गलती करते हो उसको बताता है, वही होता है जज। एक जज होता है वकील, वहां कोर्ट में जो रहता है जज, है ना, सुने होंगे आप लोग। तो इनकी माता जी जो थी जज थी, जज करती थी और जहां पर गलतियां होती थी इनको बताती थी बेटा ऐसे। तो अच्छा से चल रहा था और ये सीख रहे थे अच्छे से अपने पिताजी से। और इनके चाचा जी थे, चाचा जी का नाम था शंभू महाराज, है ना, याद रखिएगा। इनके चाचा जी का नाम शंभू महाराज है। कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि बिरजू महाराज के चाचा जी कौन थे। तो बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम है शंभू महाराज। और ये सभी लोग जो है एक साथ जो है किसी प्रोग्राम में जाते थे, है ना। इनके पिताजी और शंभू महाराज जाते थे प्रोग्राम में और ये छोटे थे, सीख रहे थे, तो कभी कभी इनको भी साथ में लेकर के जाते थे। समझ रहे हैं बात को। तो एक बार क्या हुआ ना, ये अभी घर में अभ्यास इनका चल रहा है, ये सीख रहे हैं नृत्य करना। एक बार जब ये इनके पिताजी नवाब साहब के यहाँ जाते हैं तो साथ में ये लड़का भी जाता है, पजामा पहन लिया घुंघरू वाला, है ना, चल दिया, साथ में गया। तो ऐसे ही नवाब साहब पूछते हैं कि बेटा क्या नाम है, तो बच्चा बताता है बिरजू। नवाब साहब पूछते हैं नाचने आता है, कहाँ सर आता है, अरे इतना छोटा बच्चा है? 8 साल 9 साल का बच्चा, बहुत छोटा, 8 9 साल की उम्र थी उस समय। इतना छोटा बच्चा है, तुमको नाचने आता है, अच्छा दिखाओ तो। मतलब उस समय बताइए, सीखने के क्रम में इन्होंने ऐसा नृत्य करके दिखाया उनको कि नवाब साहब को बहुत अच्छा लगा इनका नृत्य। और इनके पिताजी को कह दिया कि आज से यह यहीं रहेगा, इसकी पूरी खर्च को जो है हम उठाते हैं, ये यहीं रहेगा, यहीं मतलब पढ़ेगा रहेगा, मतलब यहीं रहेगा आज से ये, है ना। इनका पूरा खर्च जो है नवाब साहब का उठा लेते हैं। इनके पिताजी टेंशन में चले जाते हैं कि अब क्या होगा, है, अभी बच्चा है, अभी नाचने इसको अच्छा से आता नहीं, अभी तो सीख रहा है, घर पर रहेगा तो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, है ना। मतलब पिताजी क्या सोच रहे हैं कि पढ़ लिख करके आगे बढ़े। लेकिन अब यहाँ नौकरी मतलब यहाँ जो रह रहा है नवाब साहब के यहाँ, यहाँ तो नाच करेगा, नाच गान के लिए रहेगा यहाँ पर। तो पिताजी हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी, मन्नत मांगते हैं, हे हनुमान जी नौकरी छूट जाए कर हटा दिए यहाँ से, है ना। मन्नत मांगते हैं, 1.25 रुपया का मिठाई चढ़ाएंगे गाँव जाएंगे तो। हुआ भी ऐसा है, कुछ कुछ दिन के बाद जो मतलब ये रहने लगे वहां पर नवाब साहब के यहाँ। और फिर कुछ दिन के बाद जो है नवाब साहब एक दिन ऐसे आते हैं, कहते हैं कि देखिए इसको जो है घर ले जाइए, पढ़ेगा लिखेगा अभी, है ना, अभी इसका पढ़ने लिखने वाला उम्र है। वो मने मन सोचा हम तो चाहिए रहे थे बजरंगबली से, ये बात का तो गुहार लगाए हुए थे। तो उनको लेकर के घर चले जाते हैं और ये वहां पर इनका दोनों कार्य चलते रहता है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार क्या हुआ, जब ये गए
किसी प्रोग्राम में इनके पिताजी गए तो इनको भी साथ में ले गए, और अक्सर जहाँ भी जाते थे और ये उनके साथ में जाते थे तो अपना इनके पिताजी जो थे अपना नाचने से पहले जो है इनको नचाते थे, है ना। इनको बहुत नचाते थे, मन भर जब नाच लेते थे ये, इनको खूब जब नचा लेते थे तब जो है वो खुद आते थे, है ना। तो अधिकतर ऐसा होता था। तो एक बार क्या हुआ ना, ये जब वहां गए हुए थे तो बहुत ही पहली बार इनको जो है नृत्य करने के लिए पुरस्कार मिला। उस समय इनके पिताजी भी साथ में थे, चाचा भी साथ में थे, सभी एक साथ थे, है ना। 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में इनको जो है पहली बार एक पुरस्कार मिला, इनाम मिला नृत्य करने के लिए, है ना। 8 वर्ष की उम्र में इनको पुरस्कार मिला है। तो फिर उसका मन थोड़ा सा वहां सा प्रफुल्लित हुआ, है ना, कि हम भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर समय बीतता गया बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है ना। इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। लेकिन उसके पहले जो है ये अपने इनको जो है अच्छी तरह से सिखा देते हैं कि अब ये जो है अच्छे से नृत्य कर सकता है ना, पुरस्कार जो मिला था। और वहीं पर कहते हैं कि जब इनके पिताजी को लगा कि अब ये अच्छे से सीख गए हैं तो इनको गांडा बांधा गया था। गांडा क्या होता है? तो वो कमर में बांधने के लिए एक होता है ना, गमछा या चुंदरी टाइप का कुछ भी कमर में बांधने के लिए, कमर में बांध करके तब डांस करता है। तो उस समय तो कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं था, है ना, कि सर्टिफिकेट दे दिए कि तुम पास करके। तो पहले गांडा बांधा जाता था। तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा? तो इनके पिताजी ने, है ना। और गांडा ऐसे नहीं बांधा, ऐसे नहीं बांधा गांडा। गांडा बांधने के लिए इनसे 500 रुपया नजराना लिया। कितना रुपया नजराना लिया? 500 रुपया नजराना लिया गुरु दक्षिणा के रूप में। तब जो है इनको गांडा बांधा, ठीक है। गांडा जब बांध दिया तो अब इनको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब जो है हम अच्छे से नृत्य कर सकते हैं। और अब जो है प्रोग्राम के लिए जो निमंत्रण आता था, अब इनको पर्सनल आता था। इनके पिताजी को आए चाहे ना आए, इनको आता था। इनको आता था तो इनके पास रुपया आ जाता था, और उसी रुपया से, अपना रुपया से इन्होंने जो है अपने अपने पिता को दिया था 500, जो है 2 प्रोग्राम करके। कितना प्रोग्राम करके? 2 प्रोग्राम करके 500 रुपया कमाया। और वही 500 रुपया किसको दिया? अपने पिताजी को नजराना के रूप में। तब इनको गांडा बांधा गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समय बीतने के बाद, कुछ ही समय के बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी को लू लग गई थी ना, लू लगने के कारण धीरे धीरे कमजोर होते गए और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इस समय की ऐसी मार पड़ी उस समय, जिस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई, इनके घर में 1 रुपया तक नहीं था। 1 रुपया तक नहीं था इनके घर में। तो फिर इन्होंने अपने चाचा से कुछ रुपये लिए और इनका संस्कार किया। जब 13वीं करना होता है ना, 10वीं या 13वीं करना होता है, तो उसमें जो है उसमें जो है प्रोग्राम वगैरह करके जो है अपना संस्कार करवाए थे पिताजी का। प्रोग्राम करके कमा करके तब जो है संस्कार करवाए थे। तो पिताजी के मृत्यु के बाद जो है बहुत बुरी स्थिति इनके परिवार की हो गई। माता जी जो है शोक में रहने लगी, है ना। प्रोग्राम आना अब बंद हो गया। कहीं से अब कोई प्रोग्राम ने मतलब निमंत्रण नहीं आता था कि हम प्रोग्राम में जाएंगे तो कुछ रुपया आ जाए वहां से। ऐसा भी नहीं हो रहा था। माता जी भी इधर टेंशन में रहने लगी, है ना। घर में खाने तक के लिए मोहताज होने लगा ये लोग, है ना। 1 रुपया था। आप सोचिए ना, कफन खरीदने के लिए, पिताजी की जो मृत्यु हुई, कफन कफन खरीदने के लिए भी रुपया नहीं था घर में। इतनी बुरी स्थिति उस समय थी, ठीक है। तो बेचारा जो है आखिर करेगा क्या अब? तो कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ा करके, 2 ट्यूशन मतलब पढ़ाते थे ये, 2 ट्यूशन 25-25 रुपया का, और उसी से चल मतलब किसी तरह से जीवन को खींचने लगे थे। और एक समय ऐसा हुआ कि ये जिसको नाचना सिखाते थे ट्यूशन में, नाच डांस करने के लिए सिखाते थे, वो इनको जो है पढ़ने के लिए सिखाते थे, लिखने पढ़ने के लिए सिखाते थे। तो यहाँ पर दोनों का अच्छा तालमेल रहा, है ना। तो फिर भी समय बीतता गया, 50 रुपये का ट्यूशन था, चल रहा है उससे समय।
तो माँ जी इनकी अम्मा जो थी वो टेंशन में थी कि पिताजी मरिए गए हैं, हम भी जो है अब लगता है कि ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्या पता कि हम शादी भी देख पाएँगे कि नहीं देख पाएँगे। तो इन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा शादी कर देते हैं, हमने लड़की देख ली है। बहुत ही कम उम्र में, छोटी उम्र में इनकी शादी हो जाती है और यह बात जो है बिरजू महाराज अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो गलत हुआ। हमको उस समय में शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन माँ की बात को मैं काट नहीं सकता था। माँ ने कहा कि करना है तो फिर हो गया कि अब करना है। तो मैं सोच रहा था कि शादी करेंगे, अभी अपना खाने के लिए तो हमको हो नहीं रहा है। घर में नमक खरीदने तक का अभी मेरे पास साधन नहीं है। नई नवेली दुल्हन आएगी, तो वो भी सोचेगी कौन कंगाल से ब्याह हो गया है, हम उसको क्या खिला पाएँगे? तो इसलिए वो मना करते थे शादी नहीं करेंगे अभी। लेकिन माताजी को दूसर चीज़ का टेंशन था कि हम मर जाएँगे तो शादी नहीं देख पाएँगे, है ना? तो करा दिए शादी, शादी करा दी और शादी इन्होंने कर भी लिया। और जब शादी कर ली, दुल्हन आई ना, तो देखिए ना जैसे ही लक्ष्मी आती है, तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है 2-3 दिन के बाद जो है, इनको एक निमंत्रण आ जाता है प्रोग्राम का। इनकी शादी हुई, पत्नी घर आई और इनको 2-3 दिन के बाद प्रोग्राम का निमंत्रण आ गया। बताइए इतना दिन से कोई प्रोग्राम का निमंत्रण नहीं आ रहा था। शादी के बाद 2-3 दिन के बाद इनको निमंत्रण आ गया। निमंत्रण आ गया तो प्रोग्राम किए तो पैसा हुआ कुछ। है ना? पैसा हुआ तो उससे खाना-पीना सब कर्जा-वर्जा सब तोड़ लिया, जिसका कर्ज लेकर के खाया था। अब ये सोचने लगा कि चलो कर्ज टूट गया, अब जिससे कर्ज टूट गया, जिसको दे दिया, अब उससे फिर से तो ले सकते हैं। तो इससे बेचारा बहुत खुश था कि चलो एक चीज़ तो हुआ, है ना? अब देखिए उसी उसका इतना अच्छा प्रभाव रहा शादी के बाद। लक्ष्मी मतलब इसलिए कहते हैं कि स्त्री जो है लक्ष्मी के समान होती है। एक प्रोग्राम से इनका कर्जा टूट गया, एक ही प्रोग्राम से इतना पैसा उनको एक प्रोग्राम में मिला कि इनका पूरा कर्जा टूट गया। अब प्रोग्राम का लाइन लगने लगा, धड़ाधड़ प्रोग्राम के लिए निमंत्रण आने लगा। इतना आने लगा कि बेचारा को अब क्या कहें। अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं रहने लगी इसको। मतलब इस तरह से अब इनका जीवन चलने लगा। धीरे धीरे फिर जो है साइकिल खरीदे, स्कूटर खरीदे। हाँ, अभी इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कार है, लग्जरी गाड़ी सब है। मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है अभी 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 के समय में। तो ये है आपके पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। ठीक है, आइए अब हम आपको कुछ लाइन पढ़ करके दिखा देते हैं और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको दिखा देते हैं। और बीच बीच में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगी मैं आपको बताते हुए चलूंगा और आप उसको नोट करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी पॉइंट है जिसको कि आपको अच्छे से नोट कर लेनी है, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, इन्हें 8 वर्ष में ही पहली बार पुरस्कार मिला था। कितने वर्ष की उम्र में इनको पुरस्कार मिला था? तो हमने बताया था कि 8 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष की उम्र में जो है इनको पुरस्कार मिला था पहली बार पापा के साथ में, है ना? बिरजू महाराज साढ़े नौ साढ़े 9 साल के थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। 8 वर्ष में इनको इनाम मिला। अब इनको अलग से प्रोग्राम आने लगे थे, लेकिन अचानक क्या हो जाता है, कुछ ही दिन के बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। 9 वर्ष की उम्र, मतलब 8 वर्ष में इनाम मिला, 1 साल के बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तब तो पूरा कंगाल बन गया वहां पर, है ना? तो ये है आपका पंडित बिरजू महाराज की जीवनी। और ये है आपके ही पंडित बिरजू महाराज, ये कथक डांस कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, ये है इस प्रकार का जो नृत्य होता है ना, इसी को बोलते हैं कथक नृत्य। क्या बोलते हैं इनको? कथक नृत्य बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे इस ऐसे डांस को, है? चलिए, कहते हैं कि बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। छोटी बहन उससे 8 वर्ष बड़ी थी। छोटी बहन जो थी बिरजू महाराज से 8 साल बड़ी थी। बड़ी बहन जो थी वो 15 साल बड़ी थी, है ना? बड़ी बहन 15 वर्ष बड़ी थी। इनके चाचा का नाम शंभू महाराज था। बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम करने पर 500 रुपया मिला था। 2 प्रोग्राम करने पर कितना रुपया मिला था? 500 मिला था। और उसी 500 से जो है इन्होंने अपने पिताजी से
गांडा बंधवाया था। क्या बंधवाया था? गांडा बंधवाया था, कमर में ओढ़नी बांध के तब ना डांस करेगा। कथक नृत्य का ये है, सर्टिफिकेट मिला इनको। बिरजू महाराज के सादीर्घ, बिरजू महाराज के सादीर्घ जो है शाश्वती थी। एक लड़की का नाम है शाश्वती थी। जब ये मतलब उस लेवल पर चले गए, है ना, जब इनकी नाम की चर्चा हर जगह होने लगी, जब इनकी ख्याति बढ़ गई ना, तो कुछ बच्चे जो है इनसे सीखने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तो अपना सादीर्घ यानी कि अपना प्रिय शिष्य जो है, शिष्या जो है, शाश्वती को मानते हैं। इनको मानते हैं, शाश्वती को मानते हैं। लेकिन अपना अपना खुद को किसका सादीर्घ मानते थे? तो खुद को जो है अपने पिता का सादीर्घ मानते थे। खुद को अपने पिता का सादीर्घ मानते थे, अपना सादीर्घ अपने शिष्या जो है शाश्वती उसको मानते थे। बिरजू महाराज अपना गुरु, गुरु जो है पिताजी को मानते थे। बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे? अम्मा को। बोले थे ना, जज किसको मानते थे? माता जी को। बिरजू महाराज को उसके पिताजी ने गांडा बांधा था। क्या बांधा था? गांडा बांधा था। ठीक है, चलिए, है ना, समझ गए यहां तक? आइए अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और आप इसका सही सही जवाब देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, शुरू करें, चलिए। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? किस घराने के वंशज थे? किस घराने के वंशज थे? डुमराव घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, है ना, और ग्वालियर घराना, किस घराने के वंशज थे पंडित बिरजू महाराज? बताइए, ऑप्शंस को देखिए और अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपके कमेंट बॉक्स में आपके जवाब को देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि इनका जन्म जो है कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो लखनऊ घराने के वंशज हम कह सकते हैं इनको कि नहीं कह सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत? पहला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। आइए, दूसरा प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे विद्यार्थी जी? हमने आपको बताया है। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है आपके सामने, छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी। किस पीढ़ी के, किस पीढ़ी के ये है? तो हमने आपको बताया है ये है सातवीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के? सातवीं पीढ़ी के कलाकार है। पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार है? तो ये है सातवीं पीढ़ी के कलाकार। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बक्सर में? इनका जन्म कहाँ हुआ है? हम अपने विद्यार्थी जी से, हम अपने रसगुल्लों से जानना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाँ, चलिए, हाँ, जय श्री राम। चलिए बताइएगा, कहाँ इनका जन्म हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ज्योति प्रिया, मनखुश, है ना, कोमल, बताओ बाबू, सब कोई बताओ यहाँ पर, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, लखनऊ, यह सही है, बिल्कुल सही है, कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को, 4 फरवरी 1937 को, 4 फरवरी 1936 को, या 4 फरवरी 1935 को? आप हमें बताइए कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शंस है आपके सामने, 4 ऑप्शंस है, आपको किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। ऑप्शंस आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी प्यारे प्यारे हमारे विद्यार्थी जी कह रहे हैं कि गुरु जी आपने हमें बताया है कि इनका जन्म जो है
4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ है। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ है। हम यह भूलने वाले बच्चे नहीं है। ठीक है। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म बच्चों कहाँ होता है? तो लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है ना? समझ रहे हैं ना बात को? लखनऊ में होता है। कौन सी पीढ़ी में होता है? तो 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म होता है। कौन सी पीढ़ी में? तो 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म होता है। आप यह भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखत हूं, पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? विद्यार्थी जी आप जानते हैं कि कहानी जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कई सारे चीज हैं। कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है ना? यह जो विधा है यह क्या है? भाषण है या साक्षात्कार है? हमने आपको बताया है यह एक इंटरव्यू है, अर्थात यह एक साक्षात्कार है जो कि पंडित बिरजू महाराज और रश्मि वाजपेयी के बीच का है। रश्मि वाजपेयी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी बताइए कि आपका जन्म कब हुआ? तो बिरजू महाराज कह रहे हैं कि मेरा जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? तो कहते हैं लखनऊ में हुआ। कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो 7वीं पीढ़ी में हुआ है। आपके चचा का क्या नाम है? तो शंभू महाराज है। आपको पहली बार इनाम कब मिला था? कितने वर्ष की उम्र में आपको पहली बार पुरस्कार मिला था? तो बिरजू महाराज कह रहे हैं कि हमको 8 वर्ष की उम्र में मिला। मतलब इसी तरह से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब देते हैं। मतलब इंटरव्यू है, उनका साक्षात्कार है ये। क्या है ये? यह एक साक्षात्कार है। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बच्चों हमने बताया कि ये जो बिरजू महाराज है अपना गुरु किसको मानते हैं? किसको मानते हैं बताइएगा आप लोग। ऑप्शंस है आपके सामने। सभी बच्चे जो है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जवाब दे रहे हैं कि बिरजू महाराज के गुरु जो थे सर जी उनके पिताजी ही थे। उनके पिताजी ही जो थे जो पंडित बिरजू महाराज को नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए सिखाते थे। और जानते हैं ये तबला भी बजा लेते थे, बांसुरी भी बजा लेते थे, गिटार भी बजा लेते थे। लेकिन इनकी प्रसिद्धि जो है, इनकी नाम की चर्चा जो है नृत्य से होती है, नाच से होती है। नाच में भी कौन सा नाच? कथक नाच। ठीक है। चलिए आगे है आपके सामने प्रश्न नंबर 7। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? लो लो भैया, अभी तुरंत हमने आपको बताया है। अब आ गया प्रश्न, आप जवाब दो। अब तो बताऊंगा नहीं मैं। हाँ, वेलकम है राजेश जी, ज्योति प्रिया जी, मनखुश कुमार जी, है ना? सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बताइए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? किस शैली के नर्तक है? कुचिपुड़ी, भारत भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम या कथक? आपने पढ़ा है कि सर यह जो बिरजू महाराज है यह कथक से संबंधित है। यह कथक नृत्य करने वाले हैं। कौन सा नृत्य करने वाले हैं? कथक नृत्य करने वाले हैं। यस सर। कोई दिक्कत है बात तो बाबू बताओ। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? नो सर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की चर्चा जो है, बिरजू महाराज को लोग जो है किस रूप में जानते हैं? किस चीज में उनको जानते हैं? किस चीज में जानते हैं? देखना, नर्तक के रूप में, यानी कि नचनिया के रूप में बिरजू महाराज नाच करते थे। क्या लोग इस कारण से बिरजू महाराज को जानते हैं? या तबला वादक के रूप में, या शहनाई वादक के रूप में, या संतूर वादक के रूप में? किस रूप में लोग इनको जानते हैं? तो आपने यह सुना है, आपने यह पढ़ा है कि लोग इनको जानते हैं नर्तक के रूप में। किस रूप में? नर्तक के रूप में। किस रूप में भैया? तो नर्तक के रूप में। अगला सवाल, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? हमने आपको बताया कि इनकी प्रसिद्धि जो है नृत्य से है ना? कथक नृत्य से है। लेकिन ये तबला भी बजा लेते थे, हारमोनियम भी बजा लेते थे, गिटार भी बजा लेते थे, बांसुरी भी बजा लेते थे।
कला थी इनके पास, है ना। तो आप देख रहे हैं सितार बजा लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, हारमोनियम बजा लेते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर ये उपयुक्त में से सभी चीजों को बजा सकते थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध है, किससे संबंध है बताओ? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, या संतूर वादन से? देखो, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन लेकिन आपने यह सुना है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इनको किस चीज से मिली है? तो इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है कथक नृत्य से मिली है। अगर ये नहीं रहता तो हम इधर सोचते, इस ऑप्शंस को हम सोचते, लेकिन अभी आपके सामने यह ऑप्शंस है, इसको आप काट नहीं सकते हो, है ना। यस सर। अगला सवाल, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपना गुरु मानते थे किसको? पिताजी को। जज किसको मानते थे? तो जज किसको मानते थे? तो भैया जज मानते थे अपनी अम्मा को। किसको मानते थे? अपनी अम्मा को अपना जज मानते थे। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? किस संस्था से जुड़े? यानी कि जब ये राज दरबार में गए हुए थे तो वहां से इनको किस संस्था में, किस कोचिंग में इनको पहले पहले ये उस संस्था से जुड़े थे? न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली, संगीत भारती कंपनी दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं? आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, जल्दी से आप लोग जवाब दें। और प्रश्न नंबर 12 है ना। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या है? न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली। तो बच्चों यही जो है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली, इसी में जो है पहले पहल जो है बिरजू महाराज जो है इस संस्था से जुड़े थे। इस संस्था से बिरजू महाराज पहले पहल जुड़े थे। ठीक है, आगे, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु यानी कि पिताजी से गांडा बंधवाया था? कितना रुपया दे करके? तो 500 रुपया दे करके गांडा बंधवाया था। और यह जो 500 रुपया है कितना प्रोग्राम करने पर, कितना प्रोग्राम प्रोग्राम करने पर इनको मिला था? 500 रुपया जो है कितना प्रोग्राम करने पर मिला था? तो प्रोग्राम जो है 2 प्रोग्राम करके इनको 500 रुपया मिला था। यह आपने पढ़ा है और सुना है ना। 2 प्रोग्राम करने पर इनको 500 रुपया मिला, और इसी 500 रुपया को दे करके इन्होंने अपने पिताजी से गांडा बंधवाया अर्थात सर्टिफिकेट लिया। अगला सवाल, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो आखिरी प्रोग्राम जो है बच्चों मैनीपुरी में हुआ। कहाँ हुआ? मैनपुरी में हुआ। और यहीं पर इनके पिताजी को लू लग गई थी, और यहाँ से आने के बाद ये बीमार रहने लगे। 15-16 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है ना। यहीं से आने के बाद जो है इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है मैनीपुरी में। कहां से? मैनीपुरी में। आप याद रखेंगे कि बिरजू महाराज और इनके पिताजी एक साथ नृत्य किए थे। कब? सॉरी, कहां पे? तो मैनपुरी में। कहां पर? मैनपुरी में। अगला सवाल, साद सागिर्द का अर्थ क्या है? हमने आपको बताया था कि पंडित बिरजू महाराज जो है खुद को अपने पिताजी का सागिर्द मानते हैं, और अपना सागिर्द जो है अपनी प्रिय शिष्या शाश्वती को मानते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से? सागिर्द का मतलब क्या होता है? तो सागिर्द का मतलब होता है प्रिय, अत्यंत प्रिय। अपने पिताजी के लिए वो सबसे प्रिय थे, और उनके लिए जो उनका शिष्य था जिसको वो पढ़ाए थे सिखाए थे वो उनके लिए सबसे प्रिय था। तो आप कह सकते हैं कि सर शिष्य, कौन? शिष्य, यानी कि पिताजी का शिष्य, पिताजी का शिष्य ये खुद है बिरजू महाराज, और इनका शिष्य जो है इनकी जो शाश्वती नाम की लड़की है जिनको ये पढ़ाए हैं सिखाए हैं वो है। तो आप कह सकते हैं सर शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। अगला सवाल, पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज
कितने साल के थे तो उनके पिता का देहावसान हो गया? इस सवाल को हम आगे आपको बताते हैं, यहाँ सवाल गलत टाइपिंग था, है ना? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? अभी ही हमने आपको बताया था। बिरजू महाराज जो है खुद को अपने पिता का शागिर्द यानी कि अपने पिता का शिष्य मानते थे। बिरजू महाराज जो है किसका शिष्य था? तो अपने पिता का शिष्य था। ठीक है। बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? एक पुरस्कार जो मिला था, जो कि 8 वर्ष की उम्र में इनको पहली बार मिला था। और यह जो पुरस्कार है कितने वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, यह है ना? तो आप कहेंगे 20 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या 30 वर्ष, है ना? तो 27 वर्ष की उम्र में 27 वर्ष की उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में? 27 वर्ष की उम्र में। अगला सवाल, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में या दिल्ली में? कहाँ है? तो ये है आपके दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। अगला सवाल, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? पंडित बिरजू महाराज जो है, इनके चचा का क्या नाम था? इनके चचा का नाम था शंभू महाराज। क्या नाम था इनका? शंभू महाराज इनका नाम था सर जी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये इनके चचा थे। कौन थे? चाचा थे। और हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे का अर्थ क्या होता है? ये शब्दार्थ है जो कि आपको कहानी के बाद मिलेगा आपके पुस्तक में, है ना? हलकारे का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन पढ़े नहीं जो हलकारे शब्द का अर्थ हम आपको वहां बताते, है ना? आप शब्दार्थ को एक बार देख लीजिएगा। हलकारे का मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस है, कलाकार, संदेश वाहक, हल जोतने वाला या गायक। तो हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या होता है? संदेश वाहक। संदेश वाहक। आप कहेगा सर संदेश वाहक का मतलब क्या होता है? तो संदेश वाहक, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कोई भी संदेश, जैसे हमने कुछ कहा, उस समय तो इतना डेवलप था ही नहीं कि इस तरह से कि तुरंत सब कुछ हो जाए। तो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, है ना? तो उस शब्द को क्या कहते हैं? हलकारे। हलकारे का अर्थ क्या हो रहा है? संदेश वाहक। ठीक है। अगले, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में है, किसके केंद्र में है बताइएगा? बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़े हो क्या? जाकिर हुसैन के बारे में पढ़े हो क्या? या बिरजू महाराज के बारे में पढ़े हो? यह जो पाठ है किसके केंद्र में है? किसके केंद्र में है? तो आप कह सकते हैं कि सर यह जो पाठ है बिरजू महाराज के केंद्र में है। किसके केंद्र में है? बिरजू महाराज के केंद्र में है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन थे? तो आपका प्यारा सा जवाब आना है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिरजू महाराज या पंडित रविशंकर महाराज। तो अभी ही आपने पढ़ा था 7वीं पीढ़ी के जो कलाकार है वो है आपके पंडित बिरजू महाराज, है ना? चलिए, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? तो इसकी शादी जो है 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। आप भी यह चीज जानते हैं कि लड़के की शादी जो है 21 वर्ष में होनी चाहिए, लड़की की शादी 18 वर्ष में होनी चाहिए। ये लड़के हैं ना, तो 18 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। इसलिए बिरजू महाराज कहते थे कि गलत हुआ था मेरे साथ, इतनी कम उम्र में मेरी शादी नहीं होनी चाहिए थी, है ना? लेकिन माँ की जिद थी कि मर जाएंगे हम ना। तो 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हुई थी? इनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तब बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? तो 9.5 साल के ये थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो मैनपुरी में। बच्चों कहाँ हुआ था? मैनपुरी में हुआ था।
किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था? किसके साथ में नाच रहे थे तो पहली बार इनको पुरस्कार मिला था? कहते हैं कि अपने बाबूजी के साथ, या चाचा शंभू महाराज के साथ, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आप यह भी जानते हैं कि पहली बार इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि उस समय इनके चाचा और इनके पापा सभी साथ में डांस किया करते थे, है ना, सब साथ में डांस करा क्या करते थे। तो उनको पहली बार जो है पुरस्कार मिला था कब? जब चाचा और पापा सब एक साथ में थे ना, डांस किए थे, तब इनको पुरस्कार मिला था। तो जानते हैं इनके चचा जी जो है क्या बोले थे? इनके चचा जी बोले थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना, ऐसा कहे थे इनके चाचा जी उसी टाइम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाया था? बिरजू महाराज को संगीत भारती कौन लाया था? निर्मला जोशी, कपिला जी, लीला कृपलानी, है ना, शंभू महाराज, कौन लाए थे? बच्चों जब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े हो तो बीच में कुछ छूटेगा, तो यह जो है लाइन बाय लाइन पढ़ता तो वहां पर आ जाता है ना। तो हम कह सकते हैं आपका ऑप्शंस क्या होगा, देख करके बताइए आप लोग पुस्तक से, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। हम आपके कमेंट्स बॉक्स में देख रहे हैं, है ना, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा कौन इनको लाए थे संगीत यहाँ पर संगीत भारती में। तो आप सभी का जवाब होगा कि कपिला जी। कौन लाए थे? कपिला जी लाए थे। आप इसको याद रख लीजिएगा, है ना। आगे कहते हैं कि बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन है? नटरंग की संपादक कौन है? बिरजू महाराज की शिष्या जो थी, जो कि अभी इंटरव्यू ले रही है, उनका नाम क्या है? तो उन्हीं का नाम है रश्मि वाजपेयी। यह जो रश्मि वाजपेयी है, यही लड़की ना अभी इंटरव्यू ले रही है बिरजू महाराज का, है ना। बिरजू महाराज का ये अभी इंटरव्यू ले रही है और यही है इनकी शिष्या। कहते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? किससे है भैया बताओ? तबला से, संतूर से, बांसुरी से, या इनमें से कोई नहीं? किससे है? किससे है? देखो जल्दी से। तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हो सर तबला वादक से, क्योंकि ये तबला बजाते थे, है ना, तबला बजा लेते थे, गिटार बजा लेते थे, सितार बजा लेते थे, है ना। लेकिन हमने आपको क्या बताया है अभी यहाँ पर कि मुख्य रूप से जो है इनकी प्रसिद्धि जो है बिरजू महाराज का संबंध किससे होता था? तो आप कहिएगा कि सर मतलब इनका संबंध जो है नृत्य से था। किससे था? इनका संबंध जो है बिरजू महाराज का जो संबंध है वो नृत्य से है। और नृत्य भी कैसा? कथक नृत्य से। किस नृत्य से? कथक नृत्य से। ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक नृत्य से है, और कथक नृत्य कितना हार्ड है आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? यह जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं पंडित बिरजू महाराज का, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? वही ना होगा जी, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही है पंडित बिरजू महाराज। अगला सवाल। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। किस घराने के थे? लखनऊ घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? लो फिर से वही सवाल, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो आखिर किसी से तो होगा, तो वो था कथक नृत्य से, ठीक है। अगला। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ये है आपके पंडित बिरजू महाराज। कहते हैं कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? कितने वर्ष के थे जब इनको पुरस्कार मिला था? तो आपने देखा था कि इनकी उम्र उस समय थी 27 वर्ष। कितने वर्ष? 27 वर्ष की उम्र में इनको जो है संगीत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना।
बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बिरजू महाराज को तालीम जो है इनके बाबूजी से मिली थी, बाबूजी से। कहते हैं कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कौन सा नृत्य करते थे बिरजू महाराज? बताओ बताओ बच्चों, कौन सा नाच करते थे ये? तो ये करते थे कथक। कौन सा? कथक नृत्य क्या करते थे। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो इनके चाचा का नाम था शंभू महाराज, है ना। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? किस रूप में लोग इनको पहचानते हैं? तो नर्तक के रूप में। किस रूप में? नाचनिया के रूप में, नाच करने वाले के रूप में। जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की विधा क्या है? तो बच्चों यह है एक इंटरव्यू, यह है एक साक्षात्कार। और यह साक्षात्कार जो है पंडित बिरजू महाराज दे रहे हैं किसको? पंडित बिरजू महाराज किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? तो रश्मि वाजपेयी को। किसको दे रहे हैं? रश्मि वाजपेयी को। रश्मि वाजपेयी को इंटरव्यू दे रहे हैं, है ना। ये है आपका। चलिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो है वो बिरजू महाराज का कौन था भैया? वो था चच्चा। कौन था? चाचा जी थे। हलकारे का अर्थ क्या होता है? बताओ भाई, हलकारे का अर्थ क्या होता है? देखना, आपने पढ़ा है संदेश वाहक होता है। आप देख रहे हो ना, 2020 में पूछा गया था यह प्रश्न, है ना। 2020 में पूछा गया था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था ये बताना है। कोई भी बच्चे गलती नहीं करना यहाँ पर। कब हुआ था बताओ जरा? 35 में, 36 में, 37 में या 38 में? कब हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म हुआ है 1938 में। कितने तारीख को? तो 4 फरवरी को। कितने तारीख को? 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म होता है। अगला, पंडित बिरजू महाराज डैश की मतलब कितने साल के थे? तो इनके पिताजी का देहावसान हो गया। कितने वर्ष के थे जो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के थे ये। कितने साल के थे? 9.5 साल के थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वहां से इनकी बुरी स्थिति शुरू हो गई। धीरे 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 मतलब बुरा ही चलता गया। जैसे ही इनकी शादी होती है, इनके घर में लक्ष्मी आती है, इनको प्रोग्राम आना शुरू हो जाता है, दिन बदलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, और वहां से जीवन चेंज हो जाता है ना। ये है। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? खुद को अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे, और अपना शागिर्द जो है अपनी शिष्या शाश्वती को मानते थे, है ना। बिरजू महाराज का संबंध है किससे? कथक नृत्य से। बाकी कुछ मत सोचना, बाकी कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तब उनकी उम्र क्या थी भैया? 27 साल था ना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? किस पीढ़ी के? तो भैया वो है 7वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका क्या नाम था? नेपाल में, कहां पे? नेपाल में इनके एक रिश्तेदार थे, उनका नाम बताना है आपको। उनका नाम आप पढ़िएगा, बड़ी हंसी लगेगा, है ना। है ठुमक लाल, चुन्नू लाल, हरिहर लाल, या क्या है? झुमक लाल। ठुमक लाल, झुमक लाल, चुन्नू लाल, हरिहर लाल। नेपाल में जो इनके रिश्तेदार थे, उनका क्या नाम था? एक बार आप लोग हमें देख करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स को जल्दी से आप लोग भर दीजिए, है ना। जल्दी से बताइएगा कि इनका जो नेपाल में रिश्तेदार था उनका क्या नाम था। तो आप सभी कोई कहिएगा, है ना। झुमक लाल उनका नाम था, आप याद कर लीजिएगा एक बार। पंडित बिरजू महाराज का जो नेपाल में रिश्तेदार था उसका क्या नाम था? झुमक लाल। क्या नाम था? झुमक लाल। झुमक लाल याद हो गया। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो भैया कथक नृत्य से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे,
तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा जो है भाग करके कहाँ आ गए थे, तो लखनऊ आ गए थे। कहाँ आ गए थे? लखनऊ आ गए थे, है ना। कहाँ आ गए थे? लखनऊ आ गए थे, है ना। चलिए, अब यहाँ पर आपका हो जाता है बातें खत्म, है ना। 30 प्रश्न आपने बनाया है ऑब्जेक्टिव का और 20 प्रश्न आपने बनाया है क्वेश्चन बैंक का। टोटल बन जाते हैं आपके 50 और आप हमें बताएंगे कि इस 50 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अभी तक टोटल 50 प्रश्न पूछे गए हैं। मैं अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी से जानना चाहूंगा कि आपने 50 में से कितने सही किए, कितने अंक आपको मतलब कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए हैं। बताइएगा कि 50 में से आपको कितने अंक मिले हैं। हम अपने सभी विद्यार्थी जी से जानना चाहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब दीजिएगा और यह भी बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना राय देना मत भूलिएगा। हम आप लोगों को फिर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी आप जल्दी से एक बार देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न को, है ना। सब्जेक्टिव प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था, क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म जो है रामपुर एवं बिरजू महाराज का जो है, बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार रामपुर आना जाना होता था, है ना। बिरजू महाराज के जो तीनों बहन थे, तीनों बहन का जन्म हुआ था रामपुर में। बहनों बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। अब और बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हो गया? लखनऊ में। तो इसलिए लखनऊ और रामपुर बगल में ही था, तो आना जाना हमेशा लगा रहता था। बिरजू महाराज का भी कई बार रामपुर जाना आना जाना लगा रहता था। किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? तो उस समय ये अपने चचा के साथ में थे और उनके पापा के साथ में। चाचा और पापा दोनों आदमी थे और बिरजू महाराज तीनों आदमी मिलकर डांस किए थे। और उस समय इसकी उम्र थी मात्र 8 वर्ष। मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था, जब वो अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे। समझे बात को? आ जाओ। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय देते भैया। उनके जो गुरु है उनके पिताजी ही है और उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा, नाचना सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। अपना सुख दुख जो है दूसरों के साथ नहीं साझा करते थे, है ना। कहते हैं कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू की थी। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसको, मतलब बिरजू महाराज किसको नाचना सिखा रहे थे? तो बिरजू महाराज जो है नृत्य की शिक्षा जो है सीताराम सीताराम बांग्ला नाम के एक लड़के को देनी शुरू की थी, जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। समझे बात को? हमने बताया था आपको कहानी में कि जब बिरजू महाराज की स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी ना, तब जो है ये नाचना सिखाते थे एक लड़के को और वह लड़का जो है इसको पढ़ना सिखाता था। तो हाई स्कूल में पास कर गया, पास नहीं फेल कर गया था, कहा कि अच्छा से नहीं पढ़ा, अच्छा से पढ़ाई नहीं हुई थी, हाई स्कूल फेल कर गया था। लेकिन नृत्य में तो था, नृत्य में तो झंडा लहराए था। आ जाओ। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा लेते थे? तो वो बजा लेते थे तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि, ये सब बजा लेते थे। बिरजू महाराज जो है ये सब चीज बजा लेते थे। लेकिन इनकी प्रसिद्धियां जो है किससे है? इनकी प्रसिद्धियां जो है नृत्य से है। किससे है? नृत्य से है। और कौन से नृत्य से है? तो कथक नृत्य से। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी जो प्रसिद्धियां जो है किस नृत्य से है? तो कहिएगा कि कथक नृत्य से है, बस। इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे? जब रश्मि बाजपेयी जो इंटरव्यू इनका ले रहे थे, उन्होंने पूछा महाराज आपका विवाह, अपने विवाह के बारे में बताइए। तो क्या बताते? अरे भाई, बिरजू महाराज ने अपने विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गया, जिससे वह उचित नहीं बताते हैं। बिरजू महाराज कहते नहीं, गलत हुआ था मेरे साथ, लेकिन समय ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, यह गलती, यह अनुचित कार्य करना पड़ा। और बच्चों जानते हैं ना, वही कार्य इनके लिए अच्छा भी साबित हो गया। नहीं, जैसे ही विवाह हुआ, पत्नी घर आई, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है स्त्रियों को, है ना।
जैसे ही पत्नी घर आई 2-3 दिन के बाद प्रोग्राम आना शुरू हो गया और प्रोग्राम आना शुरू हुआ तो दिन बदलते चल गया। बिरजू महाराज अपना शागिर्द के बारे में क्या राय है? बिरजू महाराज अपने शागिर्द के बारे में क्या राय है? कहते हैं कि बिरजू महाराज अपने शागिर्द के रूप में शाश्वती नाम की एक लड़की को बताते हैं। मतलब अपने शागिर्द जो है, उनकी शिष्या है एक शाश्वती, उनको बताते हैं, लेकिन खुद को अपने पिताजी का शागिर्द मानते हैं। ठीक है? अब ये हो गया यहाँ पर आपके चैप्टर का द एंड। आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है, सब्जेक्टिव भी क्लियर है। वन शॉट में यह चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह चैप्टर आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देंगे। एक बार दिल बना करके भेजेंगे। आप हमें बताइएगा कि यह चैप्टर आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। कल जो है आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। कल आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है ना? सारी तैयारियां हो गई है। कल हम आपसे मिलेंगे क्रैश कोर्स वाले वीडियो में, है ना? क्लास से पहले आपको क्रैश कोर्स वाला वीडियो मिल जाएगा, जहां पर आपको हर चीजें बताई जाएगी कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ाई होगा, कौन से सर आपके साथ रहेंगे। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि और भी नए सर आपको मिलने वाले हैं। नए सर आपको मिलने वाले हैं, है ना? क्रैश कोर्स के अंतर्गत। तो जितने भी दोस्त है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, सबको वीडियो भेज दीजिए जल्दी से। फोन करके सबको सूचना दे दीजिए कि जॉस स्टडी क्लासेस पर क्रैश कोर्स कल लॉन्च होने वाला है। कोर्स का फी मात्र 99 रुपया है। सबको जल्दी से तैयार कर दीजिए। कल कुछ भी हो सकता है फी के लेकर के, है ना? सबको जल्दी से बता दीजिए और सब कोई कल के लिए तैयार रहिए। कुछ देर के बाद, अभी जस्ट ही आधे घंटे या 1 घंटे के बाद जो है, आप लोगों को एक पोल देखने के लिए मिल जाएगा कि आप लोग क्रैश कोर्स के लिए तैयार है कि नहीं है। आप लोग अपना-अपना वोटिंग ज़रूर कर दीजिएगा। शायद दिया हुआ है ग्रुप में, है ना? शायद दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जाकर के वोटिंग कर दीजिएगा कि क्रैश कोर्स के लिए आप लोग तैयार है या नहीं है। नहीं भी रहेंगे तो क्रैश कोर्स कल आने वाला है, अच्छा से तैयार हो जाइए। मिलेंगे हम आप लोगों से लिए, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।